सकता हूँ और इनमें तो थूक भी लगा हुआ है। रेहान को विश्वास नहीं हो रहा था कि ध्रुव उसके साथ इतनी क्रूरता से पेश आएगा। रेहान की गुहार का असर ध्रुव के ऊपर रत्ती भर भी नहीं हुआ। उसके ऊपर ध्यान देना, देखना कि टिश्यू पेपर सही से खा रहा है या नहीं। बटलर ने ध्रुव को अश्योर किया कि वो रेहान पर कड़ी नजर रखेगा। ध्रुव उसकी बात सुनकर निश्चिंत हो गया और नीचे चला गया। इसी बीच रेहान के पिता विजेंद्र का उसके पास फिर से फोन आया। रेहान, तुमने आखिर किससे पंगा ले लिया है? रंधावा फैमिली किसी भी समय कोलैप्स कर सकती है। हमने डेमोलिशन प्रोजेक्ट की भी ऐसी तैयारी कर दी है और इसके लिए हमारे सुपीरियर्स हमें ब्लेम कर रहे हैं। रंधावा फैमिली का सदस्य कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता था जिससे कि फैमिली की साख को बट्टा लगे। पापा, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। रेहान ने इतना कहकर फोन काट दिया। वो फोन रखकर नीचे की ओर भागा। रेहान की दौड़ने की गति तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपनी बस छूट जाने का डर हो। सबको इग्नोर करके रेहान सीधे निशा के पास पहुंचा। बिना टाइम गंवाए उसने जमीन पर पड़े टिश्यू पेपर्स को ऐसे चबाना शुरू कर दिया मानो कोई चीता अपने शिकार को चबा रहा हो। निशा चोट कर जाने ही वाली थी। रेहान की हरकत देखकर चौंक गई। सड़क के किनारे मौजूद लोग भी हक्के बक्के रह गए। यार, उसने तो इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, वो सड़क किनारे पड़े टिश्यू पेपर कैसे खा सकता है? बहुत ही गंदा इंसान है ये। अरे वो रोहन रंधावा है ना, रंधावा रियल एस्टेट का मालिक। रेहान के पास दूसरे लोगों की टिप्पणियों की परवाह करने का समय नहीं था। इस समय उसके लिए डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के कोई मायने नहीं थे। रेहान टिश्यू पेपर को ऐसे निगल गया जैसे उसने कई सालों से खाना ही ना खाया हो। उसने टिश्यू पेपर को खाकर डकार भी मारी। निशा जिंदल, ये सब मेरी गलती है। मैं जल्द से जल्द प्रॉपर्टी एग्रीमेंट तुम्हें दे दूंगा और तुम्हारा जो समय का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं पैसे से करूंगा। मैं पैसे लेके जल्द ही किसी को तुम्हारे पास भेजता हूँ। क्या? निशा को लगा कि वो सपना देख रही है। उसने चुपके से तृप्ति को चुटकी काटी और पाया कि उसकी बहन को सचमुच दर्द हुआ। तब जाके निशा को एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं था। लेकिन रेहान के व्यवहार में इतना ड्रामेटिक चेंज आना कुछ अजीब सा लग रहा था। एक ही इंसान था जो रेहान को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकता था, और वो इंसान था लोकल गुंडा जिसने डिमोलिशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा था। लोकल गुंडा निशा की मदद तो कर रहा था, लेकिन उसके मैसेजेस का ठीक से रिप्लाई नहीं कर रहा था। निशा को उसके इस व्यवहार के पीछे की वजह नहीं समझ में आ रही थी। खैर, निशा को प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो अपने घर वापस चली गई। घर जाके निशा ने हिम्मत करके लोकल गुंडों को थैंक्स भेजा। ठीक है, गुंडे ने बस इतना ही जवाब दिया। इसे मैसेजेस का रिप्लाई करने की तमीज ही नहीं है। निशा ने इतना कहकर फोन किनारे रख दिया। दूसरी ओर थप्पड़ की लाल छाप अभी भी रेहान के गाल पर देखी जा सकती थी। रेहान शांत नहीं बैठना चाहता था, उसे बदला लेना था। अपमान से भरे भारी मन के साथ रेहान घर वापस चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता विजेंद्र लिविंग रूम में स्मोक कर रहे हैं। पूरा कमरा सिगरेट की गंध से भरा हुआ था और कॉफी टेबल पर कम से कम 3 सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए थे। पापा, हम उसे इस तरह माफ नहीं कर सकते। इस डेमोलिशन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट खोना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ध्रुव ने हमें बहुत ज्यादा इंसल्ट किया है। रेहान के पापा अभी भी सिगरेट स्मोक कर रहे थे। उनका चेहरा बहुत गंभीर था। मैं याद रखूंगा कि जिंदल फैमिली ने हमारे साथ क्या किया है। रेहान के पिता विजेंद्र रंधावा बहुत पावरफुल थे, क्योंकि एक ठेकेदार के तौर पर उन्होंने लंबे समय तक बंद दरवाजों के पीछे चलने वाले बिजनेसेस किए थे। जैसे जैसे उनके पास पैसा आया वैसे वैसे उनकी ताकत और भी बढ़ती चली गई। आज रंधावा फैमिली दिल्ली की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक थी। हम ध्रुव से डील किए बिना जिंदल फैमिली को सबक नहीं सिखा सकते। तृप्ति और निशा में से कोई एक तो उसकी गर्लफ्रेंड है ही, इसलिए हमें उससे डील करना ही होगा। रेहान की बात में दम तो था, लेकिन गिल फैमिली एक बड़ा फाइनेंशियल ग्रुप है, इसलिए उनसे निपटना इतना आसान नहीं है। अगर मेरा पिछला बॉस चाहे तो उनसे निपट सकता है, लेकिन बॉस ध्रुव जैसे लोगों से डील करेगा ही नहीं। विजेंद्र की बात सही थी, लेकिन रेहान भी हार मानने वाला नहीं था। पापा देखो, किसी को हराने के 2 तरीके होते हैं। या तो उसे सच में हरा दो, या फिर ऐसा माहौल बना दो कि वो हार गया है। उसे पब्लिक की नजरों में इतनी बुरी तरह से गिरा दो कि लोग उसकी किसी बात का विश्वास ही ना करें। उस ध्रुव ने मेरा तमाशा बनाया है ना लोगों के सामने, अब मैं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही करूंगा।
जरा उसे भी तो उसकी दवाई का स्वाद चखने को मिले। विजेंद्र के कान रेहान के प्लान के बारे में सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। उसे लग रहा था कि उस दिन की घटना के बाद से उसका बेटा थोड़ा बदल गया है। रेहान का मन शांत और स्थिर हो चुका था, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। वो उस प्रकार का इंसान बन चुका था जो बड़े काम कर सकता था। तुम्हारा प्लान क्या है? विजेंद्र की बात सुनकर रेहान के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। मैं कुछ ट्राई करना चाहता हूं, लेकिन उसमें कुछ रिस्क भी होंगे। लेकिन अगर आपके पिछले बॉस हमारे साथ आ जाएं तो रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। चाहे रियल एस्टेट ब्यूरो हो या फिर अर्बन प्लानिंग ब्यूरो, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो, हर जगह तो हमारे ही लोग भरे हुए हैं ना। हालांकि रंधावा फैमिली दिल्ली में बहुत पावरफुल तो थी, लेकिन विजेंद्र उसे दिल्ली की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली बनाना चाहता था। अगर वो ध्रुव से छुटकारा पा सकें तो वो टॉप पर पहुंच जाएंगे और वो दिल्ली की सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएगी। मुझे बताओ, हम ये कैसे कर सकते हैं? विजेंद्र ने धीमी आवाज में अपने बेटे रेहान से पूछा। जैसे जैसे रेहान बोलता जा रहा था, वैसे वैसे विजेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आती जा रही थी। यार, ये तो बहुत ही मजेदार प्लान है। विजेंद्र ने अपने बेटे की पीठ थपथपा दी। पापा, अब पब्लिक ध्रुव गिल को सबक सिखाएगी और हम किनारे बैठ के मजा लेंगे। ये ध्रुव कितना भी बड़ा हो जाए, हमारे चंगुल से आजाद तो नहीं हो सकता। आखिर क्या था रेहान का प्लान? क्या रंधावा फैमिली दिल्ली की सबसे इन्फ्लुएंशियल फैमिली बनने वाली थी? शुक्रवार की दोपहर को दिल्ली में बूंदाबांदी हो रही थी। आसमान को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जल्द ही भारी बारिश होने वाली है। शाम को मालिनी ने अपना स्टॉल नहीं खोला क्योंकि बरसात के दिनों में उसका बिजनेस अच्छा नहीं चलता था। लोग रेलवे स्टेशन की तरफ भाग रहे थे। किसी के पास मालिनी के स्टॉल पर रुकने का वक्त नहीं था। इसके अलावा मौसम पर्याप्त गर्म नहीं था, इसलिए भी वहां बहुत कम लोग थे। जब मालिनी अपना स्टॉल नहीं खोलती थी तो वो लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने चली जाती थी। ध्रुव भी मजबूरी में उसके साथ लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ रहा था। 9 बजे के बाद ध्रुव को भूख लगने लगी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। मैसेज गौरी का था। ध्रुव, मैं अपने पापा के बिजनेस के कुछ कामों में मदद करने के लिए दिल्ली आई हुई हूँ। तुम मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए चलोगे? मैंने पिछली बार भी तुम्हारे साथ पी नहीं थी। गौरी ने ध्रुव से साफ साफ पूछा था। रिप्लाई टाइप करते वक्त ध्रुव को लगा कि मालिनी उसे घूर रही है। हालांकि ध्रुव गौरी को केवल एक क्लासमेट के तौर पर देखता था, लेकिन मालिनी को शायद उस पर शक हो रहा था। पहले भी ध्रुव और गौरी एक साथ ही क्लास से गायब पाए गए थे। लड़के का मैसेज है या लड़की का? मालिनी ने एक पैड पर लिखकर ध्रुव से पूछा। ध्रुव कुछ नहीं बोला। वो मालिनी को ये नहीं बता सकता था कि वो एक लड़की को टेक्स्ट कर रहा था। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे भी भूख लगी है। मालिनी ने ध्रुव के जवाब का इंतजार किए बिना ही पैड पर लिख दिया। कैंपस से बाहर निकलने के बाद उन दोनों ने ड्रीम बार के लिए टैक्सी ली। गौरी बार की लॉबी में ध्रुव का इंतजार कर रही थी। अभी ध्रुव गौरी के पास पहुंचा भी नहीं था कि उसे अचानक एक फेमिलियर लड़की दिखाई दी। लड़की के पैर लंबे थे और उसने लाल रंग की हाई हील्स पहन रखी थी। उसने एक टाइट स्कर्ट भी पहनी हुई थी। उसके काले बाल बेहद आकर्षक थे। ध्रुव ने एक नजर में ही उस लड़की को पहचान लिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा थी। ध्रुव को उम्मीद नहीं थी कि निशा नाइट क्लब में आएगी। ऑफिस में उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था, लेकिन नाइट क्लब में वो काफी सेक्सी लग रही थी। ये बिल्कुल साफ था कि वो नशे में धुत थी। जब उसने ध्यान से देखा तो ध्रुव को पता चला कि निशा न केवल नशे में थी बल्कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद पड़ी हुई थी। क्या किसी ने उसकी ड्रिंक्स में नशे की गोली मिलाकर उसे पिला दी थी? जैसे ही ये ख्याल ध्रुव के दिमाग में आया, उसकी धड़कनें तेजी से चलने लगी। उसने अपनी चारों तरफ देखा तो उसे मालिनी भी दिखाई नहीं पड़ी। अब ये कहां चली गई? मालिनी, मालिनी! ध्रुव चिल्लाने लगा, लेकिन बार के अंदर बहुत शोर हो रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। मालिनी उसके पीछे ही खड़ी थी। तुम चीख क्यों रहे हो? मालिनी ने इशारे से ध्रुव से पूछा। ध्रुव को पता था कि उसके पास मालिनी की बात का जवाब देने का टाइम नहीं है। जाओ और गौरी को ढूंढने में मेरी मदद करो। ध्रुव ने अपना फोन मालिनी को दिया और निशा की ओर जाने लगा। ध्रुव निशा के पीछे जा रहा था, लेकिन उसके करीब नहीं पहुंच पा रहा था।
एक तो नाइट क्लब में भीड़ बहुत ज्यादा थी और ऊपर से निशा तेजी से एक प्राइवेट रूम की तरफ जा रही थी। निशा, निशा मेरी बात सुनो। अकेले उस प्राइवेट रूम के अंदर क्यों जा रही हो? क्लब के अंदर शोर इतना ज्यादा हो रहा था कि ध्रुव की बात निशा तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। ध्रुव ने देखा कि निशा प्राइवेट रूम के अंदर चली गई है और वो अभी भी भीड़ के बीच में फंसा हुआ है। उसने सारी शक्ति इकट्ठा करके लोगों को धक्का देना शुरू कर दिया। उसका दिल कह रहा था कि निशा डेंजर में है। वो लोगों को धक्का दे रहा था तो लोग भी पलटकर उसे धक्का दे रहे थे। ऐसा करते करते ध्रुव को प्राइवेट रूम के पास पहुंचने में काफी मिनट लग गए। ध्रुव ने धक्का देकर प्राइवेट रूम के गेट को खोलना चाहा, लेकिन गेट अंदर से बंद था। वो अपने कान गेट के पास ले गया। रूम के अंदर से आती हुई आवाज सुन ध्रुव के होश उड़ गए। मुझे जाने दो डायरेक्टर प्रमोद, मैंने और शराब पी ली है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगर मैंने कुछ भी किया है तो कल मैं तुमसे माफी मांग लूंगी, लेकिन अभी मुझे छोड़ दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। ध्रुव को अब कमरे के अंदर से आती हुई आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी थी। कमरे के अंदर कैद निशा हाँफ रही थी और किसी के चंगुल से खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन प्रमोद उसे अपनी चंगुल से आजाद करना ही नहीं चाहता था। वो बहुत दिनों से निशा का साथ चाह रहा था। हाथ आया हुआ मौका वो कैसे गंवा सकता था? ध्रुव अभी भी कमरे के बाहर ही खड़ा हुआ था। कमरे के अंदर से आती हुई आवाजें उसे परेशान कर रही थीं। उसने दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं हुआ। फिर उसने 2 कदम पीछे लेकर दरवाजे पर जोर से लात मारी और चिल्लाया, दरवाजा खोलो, अब दरवाजा खोलो। दरवाजे की लकड़ी बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए ध्रुव के लात मारते ही दरवाजे में एक छेद हो गया। पहली बार ध्रुव ने अंदर का नजारा देखा तो वो सन्न रह गया। उसकी सांसें तेज चलने लगी। निशा बिना कपड़ों की थी और उसके गाल लाल पड़े हुए थे। अंदर का नजारा देखकर 1 सेकंड के लिए ध्रुव की आंखें बंद हो गईं। उसे इंसानियत पर घिन आ रही थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बात वैसे भी बहुत आगे तक पहुंच चुकी है। ध्रुव को पता नहीं था, लेकिन वो एक जाल में फंसने वाला था। ड्रीम बार की सबसे ऊपरी मंजिल के एक कमरे में एक आदमी वॉकी टॉकी लेकर बैठा हुआ था। उसके होंठों पर एक ईविल स्माइल थी। देवियों और सज्जनों, आखिर वो पल आ ही गया। ध्रुव नाम की मछली खुद ही जाल में फंसने चली आई है। अब मछली खुद ही जाल में फंसना चाहती थी तो हम उसे रोकने वाले कौन होते हैं? तो चलो ध्रुव की रेपुटेशन की बैंड बजा देते हैं, उसकी बात की वैल्यू को 0 कर देते हैं। आखिर इस ध्रुव को भी तो पता चले कि हम कितने शक्तिशाली और ताकतवर हैं और वो कितना कमजोर। आदमी ने ये कहकर वॉकी टॉकी टेबल पर रख दिया और गला साफ किया। आखिर कौन था वो आदमी और वो कैसे ध्रुव की रेपुटेशन को रूइन करने वाला था? कमरे में निशा के कपड़े उतारने वाला एक युवक ही था, जिसकी उम्र निश्चित तौर पर 30 साल से कम थी। ध्रुव को याद आ रहा था कि निशा उसे डायरेक्टर प्रमोद या ऐसा ही कुछ कहकर बुला रही थी। डायरेक्टर? 30 साल की कम उम्र में एक ऐसा स्टेटस पाना आसान नहीं था। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि जब इस आदमी ने सिर उठाकर ध्रुव की तरफ देखा तो उसकी आंखों के अंदर नजारा और भी अधिक रहस्यमयी था। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? युवक ने ध्रुव की ओर देखा, मानो अपनी तेज निगाहों से उसे डांट रहा हो। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई ये पूछने की? बताऊं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ध्रुव ने ज्यादा नहीं सोचा। लात मारकर दरवाजा खोलने के बाद वो युवक की तरफ दौड़ा और उसके सिर पर एक जोर की लात मार दी। और जानना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ले और जान ले। इसके बाद ध्रुव ने शराब का गिलास उठाया और युवक के सिर पर दे मारा। युवक पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ड्रीम बार में कोई उसके ऊपर हमला कर देगा। युवक पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। उसने अपने सिर को छू कर देखा तो वो खून से लथपथ था। खून अभी भी गर्म था। तुझे पता भी है कि मैं कौन हूँ? ध्रुव को इस बात की इतनी परवाह नहीं थी कि वो युवक कौन था। अगर वो समय पर वहां नहीं पहुंचता तो निशा का सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता था। तो तुम चाहते हो कि मैं मजे न ले पाऊं, है ना? निशा जिंदल, तुम्हें लोगों को सेड्यूस करने में बहुत मजा आता है ना? तुमने मुझे सेड्यूस करने के बाद मुझे मारने के लिए लोग बुला लिए।
अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। युवक ने धमकी देते हुए कहा। ध्रुव ने एक शब्द भी नहीं कहा। ध्रुव जल्दी से निशा के पास गया और उसकी बॉडी को अपनी शर्ट से ढक दिया। निशा अभी भी शांत नहीं हुई थी और उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। शायद उस नशीली दवाई का असर अभी भी कम नहीं हुआ था। देखें जरा तुझ में कितना है दम। निशा को अपनी शर्ट से ढकने के बाद ध्रुव मुड़कर युवक के सामने खड़ा हो गया, लेकिन युवक तो मानो लड़ने के मूड में ही नहीं था। उसने ताली बजाई और कमरे के बाहर से कदमों की आवाज आने लगी। ध्रुव को समझ आ गया कि सब कुछ प्लान था। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि रेहान ही वही व्यक्ति होगा जिसने ये सब प्लान किया होगा। रेहान हाथ में लोहे की रॉड लेकर अंदर आया। उसकी आंखों में हवस थी। वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया था। ध्रुव रेहान के प्लान में बुरी तरह फंस चुका था। उसके पास दो ही ऑप्शंस थे, या तो वो रेहान के सामने घुटने टेक सकता था या फिर मौत को गले लगा सकता था। रेहान आज ध्रुव को सिखाने वाला था कि दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। रेहान ने निशा की ओर नजर डाली, जो कि अभी भी जमीन पर ही पड़ी हुई थी। ये लड़की कब लड़कों को सिड्यूस करना छोड़ेगी? वहां मौजूद सभी लोगों को पता था कि रेहान झूठ बोल रहा है, लेकिन ये तो बस उसके प्लान की शुरुआत भर थी। अभी तो ध्रुव के साथ ऐसा कुछ होने वाला था जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की थी। रेहान ने इस बार जाल बहुत ही अलग तरीके से बिछाया था, जो कि किसी स्मार्ट इंसान को भी समझ न आए। जागने के बाद बदनामी के डर से निशा मान लेगी कि वो प्रमोद की गर्लफ्रेंड है। इसके बाद पब्लिक को लगेगा कि ध्रुव ने प्रमोद की गर्लफ्रेंड निशा को मोलेस्ट करने की कोशिश की है। तुम्हें क्या लगता है ध्रुव गिल कि तुम ही जानते हो कि पब्लिक के सामने लोगों का तमाशा कैसे बनवाना है? अभी मैं तुम्हें इसकी मास्टर क्लास देता हूँ। इसके पहले ध्रुव रेहान की बात पर रिएक्ट कर पाए, रेहान ने चुटकी बजाई। एक आदमी अंदर आया। ध्रुव ने देखा कि उस आदमी के हाथ में एक कैमरा है। रेहान ध्रुव को बिल्कुल वैसे ही हराने वाला था जैसे कुछ दिन पहले ध्रुव ने उसे हराया था। ये सोचकर रेहान को बहुत ही मजा आ रहा था। उसकी बदले की आग धीरे धीरे शांत हो रही थी। अरे भाई, दिखाओ दिल्ली वालों को कि ध्रुव गिल कितना घटिया इंसान है। रेहान के इतना कहते ही प्रमोद ध्रुव के पास पहुंचा और चीखने लगा। क्या किया तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? माना कि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों की गर्लफ्रेंड के साथ जो चाहे कर सकते हो। हटो उसके पास से। ध्रुव सबको चीख चीख कर बताना चाहता था कि निशा प्रमोद की गर्लफ्रेंड नहीं थी, लेकिन कैमरे वाले आदमी ने तुरंत कैमरा निशा की तरफ घुमा दिया। निशा के खुद के कपड़े फटे हुए थे और जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो ध्रुव के थे। ये खबर जंगल में आग की तरह फैलने वाली थी। इंटरनेट पर पोस्ट होती ही ये वीडियो वायरल हो जाएगा। ध्रुव को समझ में आ गया था कि रेहान ने उसकी ही ट्रिक उस पर खेल दी है, बल्कि शायद रेहान का एग्जीक्यूशन ध्रुव से कई गुना बेहतर था। ध्रुव के होश तो तब उड़ गए जब उसे पता चला कि प्रमोद नगर पालिका का अफसर है। पब्लिक सेंटिमेंट बहुत बुरी तरह ध्रुव के खिलाफ जाने वाला था। ध्रुव गिल, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो एक पब्लिक सर्वेंट हूँ जो पब्लिक की सेवा करता है। मुझे बुली करना चाहते थे तो कर लेते, मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में क्यों लाए? प्रमोद ने जैसे एक्टिंग की थी उसके हिसाब से उसका बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड जीतना तो बनता ही था। ध्रुव को एहसास हुआ कि वो बहुत बुरी स्थिति में है और उसके लिए खेल पलटना इम्पॉसिबल सा हो गया है। क्या ध्रुव खेल पलट पाएगा? देख क्या रहे हो भाई लोगों? इस ध्रुव गिल को देख के तुम्हारा खून नहीं खौल रहा क्या? अभी तक समझ नहीं आया क्या कि इस वहशी ने उस बेचारी लड़की के साथ क्या करने की कोशिश की है? रेहान ने वहां मौजूद लोगों को ललकारते हुए कहा। लोगों के मन में गुस्सा भड़क रहा था। तो फिर हमें इस जानवर के साथ क्या करना चाहिए? मैं बताता हूं कि क्या करना चाहिए। हमें उसे तब तक पीटना चाहिए जब तक कि वो अधमरा न हो जाए। आओ मिलके इस दुष्ट को सबक सिखाएं। रेहान की बात सुन के पब्लिक बुरी तरह से भड़क उठी। लोग नारे लगाते हुए ध्रुव की तरफ बढ़ने लगे। रेहान ध्रुव को सबक सिखाना चाहता था। उसने लोगों को कन्विंस कर लिया था। लोगों को लग रहा था कि ध्रुव ने न केवल निशा को मॉलेस्ट किया है, पर जब प्रमोद ने इसका विरोध किया तो ध्रुव ने प्रमोद को भी पीटा। कई लोग ध्रुव की ओर दौड़ पड़े। बिना किसी दया के उन्होंने ध्रुव को लोहे की रॉड से बुरी तरह मारा। कुछ राउंड्स की पिटाई के बाद ध्रुव
तितर बितर हो गई। ध्रुव धीरे से खड़ा हो गया। रेहान ने पहले ही कैमरामैन को कैमरा बंद करने के लिए कह दिया था। वो अपने बनाए गए मास्टरपीस से सैटिस्फाइड था, लेकिन उसे अभी तक एक बात की कमी खल रही थी। रेहान ने पर्सनली अभी तक ध्रुव को सबक नहीं सिखाया था। हाथ में लोहे की रॉड लेकर रेहान धीरे धीरे ध्रुव की ओर चलने लगा। अब ध्रुव के पास फाइट बैक करने की शक्ति नहीं बची थी। क्या हुआ ध्रुव गिल? मारना मुझे चांटा। चल अच्छा वो नहीं कर सकता तो इस निशा को बचा ले, तू तो हीरो है ना। रेहान ध्रुव को ललकार रहा था, लेकिन ध्रुव के अंदर अपने पैरों पर खड़े होने की भी शक्ति नहीं बची थी। देख, मैंने तेरी रेपुटेशन का कबाड़ा कर दिया आज। और इस बेचारी निशा जिंदल का क्या? इसके साथ तो आज इतने लोग सोएंगे कि गिनती भी कम पड़ जाएगी। कल सुबह जब इसे ये सब पता चलेगा तो शर्म के मारे ये बिल्डिंग से छलांग लगा लेगी। वैसे इसे छलांग इसलिए भी लगा लेनी चाहिए ताकि इसके साथ दोबारा ये सब न हो। रेहान ने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, जैसे उसने बहुत दिनों से इसकी प्लानिंग कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि इस एक डायलॉग को उसने मन में कई कई बार दोहराया था। और ऐसा भी तो नहीं था कि रेहान ने इस तरह की चीज जिंदगी में पहली बार की हो। उसे इन सब चीजों का अच्छा खासा अनुभव था। ध्रुव को पता था कि वो रेहान के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। फिर भी वो पागलों की तरह हंसने लगा। ये देखकर रेहान को आश्चर्य हुआ। सिर पे लोहे की रॉड पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये भी पागल हो गया साला। रेहान की बात सुन के भी ध्रुव ने हंसना बंद नहीं किया। थोड़ी देर में ध्रुव की हंसी रेहान को इरिटेट करने लगी। वो रॉड लेकर ध्रुव की तरफ दौड़ा। अब चुप हो जा, बुद्धि घूम गई ना तो राम नाम सत्य कर दूंगा। रेहान रॉड लेकर ध्रुव के बहुत पास खड़ा था। ध्रुव को उसकी करीबी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर हंस रहा था। रेहान को लगा मानो ध्रुव के अंदर कोई भूत आ गया हो। वो ध्रुव के सिर पर रॉड मारना तो चाह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हंसते हंसते ध्रुव के माथे पर पसीना आ गया था। तभी अचानक से ध्रुव ने हंसना बंद कर दिया। निशा को जाने दो और तुरंत वीडियो डिलीट करो। ध्रुव ने धूल साफ करने के लिए अपने कपड़ों को थपथपाया और अपनी मुट्ठी को घुमाकर सीधा किया। अब हंसने की बारी रेहान की थी। वो अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। वो ध्रुव की मूर्खता पर हंस रहा था। क्या ध्रुव ये देख नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है? क्या उसे अब भी ये लगता है कि वो मिस्टर गिल है, जिसे अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने का हक है? कैमरा बंद करो जरा। रेहान स्टील पाइप लेकर एक बार फिर से ध्रुव की तरफ बढ़ा। अभी कैमरा चालू करो। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग देखें कि ध्रुव मेरे सामने कैसे घुटनों के बल बैठा था। कैमरा चालू कर दिया गया। रेहान ध्रुव के पास पहुंचकर स्टील पाइप से उसका सिर तोड़ने वाला था। मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि वीडियो डिलीट कर दो। रेहान को करीब आता देख ध्रुव पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ध्रुव गिल, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? यहाँ पर तुम्हारा पैसा और तुम्हारे लोग किसी भी काम के नहीं हैं। जब रेहान धीरे धीरे ध्रुव के पास आ रहा था तो ध्रुव ने एक गहरी सांस ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तेजी से अपनी कमर से कुछ निकाला। चलो मान लिया यार, मान ली तुम्हारी बात। मान लिया कि मेरे लोग किसी काम के नहीं हैं, लेकिन ये तो काम की है ना। ध्रुव इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगा। अचानक इससे पहले कि रेहान ध्रुव के सिर पर स्टील का पाइप मार पाता, उसकी कनपटी पर कोई बर्फीली ठंडी चीज पाई गई। ध्रुव के हाथ में जो था वो चाकू नहीं था, बल्कि वो एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। किसी ने ध्रुव के पास जाने की भी हिम्मत नहीं की। रेहान के पैर जोर जोर से कांप रहे थे। जाहिर है वो अब और खड़ा नहीं रह सकता था और उसकी सारी होशियारी गायब हो चुकी थी। अचानक से कमरे में पेशाब की गंध आने लगी। चलो मान लिया तुम मेरे ही मेथड्स का यूज करके मुझे ही परेशान करना चाहते हो, लेकिन तुम एक चीज तो समझे ही नहीं। पता है क्या? ध्रुव के क्वेश्चन का रेहान के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपनी जगह जमा हुआ खड़ा था। मेरे मेथड्स का यूज करने के लिए मेरे जितना क्रूर और निर्दयी होना जरूरी है। ध्रुव रेहान को घूरे जा रहा था। रेहान को समझ में आ गया था कि ध्रुव सच बोल रहा है। आखिर ध्रुव रेहान के साथ क्या करने वाला था? क्या वो पिस्टल का यूज करेगा?
अरे ये गंध कहां से आ रही है? तुमने पैंट गीली कर दी क्या? देखो इस बहादुर इंसान को, पिस्टल देखते ही पेशाब कर दी इसने। ध्रुव ये कहकर जोर जोर से हंसने लगा। रेहान इतना डर गया था कि उसका पेशाब निकल गया। हालांकि उसने पहले भी बंदूकें देखी थी। उसके जैसे अमीर युवक के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसने पहले ना किया हो। रेहान अक्सर शहर की फायरिंग रेंजेस में गन्स और पिस्टल्स पर हाथ साफ करने जाता था। उसके पास पर्सनल आर्म्स का एक बड़ा कलेक्शन भी था, लेकिन उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव उस रात पिस्टल का इस्तेमाल करेगा। उसे लगा था कि ध्रुव से निपटने के लिए उसके पास पर्याप्त लोग हैं। वो पब्लिक के सपोर्ट से आसानी से ध्रुव को हरा लेगा, लेकिन खेल पूरा पलट चुका था। ध्रुव ने रेहान की कनपटी पर पिस्टल तान रखी थी। गुस्से में आदमी कुछ भी कर सकता है। बस ध्रुव के ट्रिगर दबाने भर की देर थी और रेहान का राम नाम सत्य हो जाता। ये सोचकर रेहान के पांव इतनी जोर से कांपने लगे कि उसके लिए सीधा खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। देखो ध्रुव, हम बात करके इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं। वायलेंस से किसी का फायदा नहीं होगा। फोटोग्राफर ध्रुव से दया की भीख मांग रहा था। मुझे कोई मुद्दा नहीं सुलझाना है और मुझे वायलेंस बहुत पसंद है। ध्रुव ने अपनी बंदूक रेहान की कनपटी पर जोर से दबा दी। रेहान घबरा गया। वो पहले ध्रुव को फंसाने वाला था, लेकिन अब उसकी मौत उसके सामने खड़ी थी। रेहान को यह समझ आ गया था कि ध्रुव किसी आम अमीर युवक जैसा नहीं है। वो बहुत ही रूथलेस है। वीडियो डिलीट कर दो, बल्कि मैं तो कहता हूं कि कैमरा ही तोड़ डालो। यार तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि उसने मुझ पर पिस्टल तानी हुई है? फोटोग्राफर ने दुखी नजरों से कैमरे की तरफ देखा, लेकिन वो इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। कैमरे की कीमत लाखों रुपए की थी, लेकिन रेहान की जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती थी। फोटोग्राफर ने कैमरे को जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने मेमोरी कार्ड निकाला और ध्रुव की ओर फेंक दिया। देखो ध्रुव, मुझे मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे मार के तुम जेल चले जाओगे। इसलिए अच्छा यही है कि हम शांति से इस मुद्दे को निपटा लें। रेहान ध्रुव को शांत करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो कोई एक्सट्रीम स्टेप ना उठा ले। अगर रेहान जिंदा रहना चाहता है तो उसे खुद भी शांत रहना होगा और यह अश्योर करना होगा कि उसकी किसी बात से ध्रुव प्रोवोक ना हो जाए। रेहान ने रात के लिए जो प्लान बनाया था वो कैमरे के टुकड़ों के साथ जमीन पर बिखर गया। हालांकि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा चुकी थी, लेकिन इस कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था। ध्रुव ने पिस्टल रेहान पर तानी हुई थी और किसी पर पिस्टल तानना एक क्रिमिनल ऑफेंस था। ध्रुव ने जो कुछ भी किया था वो कानून के खिलाफ था। प्रमोद एक ऐसा व्यक्ति था जो इस तरह के मामलों से आसानी से निपट सकता था। अगर ये साबित किया जा सके कि ध्रुव ने जो कुछ भी किया है वो गैर कानूनी है, तो उसे लंबी सजा दिलाई जा सकती थी। लेकिन इससे बेखबर ध्रुव को निशा की चिंता हो रही थी, जो अभी भी बेसुध जमीन पर पड़ी हुई थी। निशा को होटल के ऊपर वाले कमरे में ले जाओ। ध्रुव ने प्रमोद को आदेश दिया। इसके पहले प्रमोद निशा के पास पहुंच पाए, ध्रुव ने कुछ और भी जानना चाहा। कौन सा नशीला ड्रग दिया था निशा को? अरे मैं क्यों दूंगा नशीला ड्रग किसी को? इसने खुद ही इतनी दारू पी ली थी कि इसका खुद पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। रेहान और प्रमोद को लड़कियों को नशीला ड्रग देने में महारत हासिल थी। उन्होंने कई लड़कियों के साथ उनकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाए थे। उनके द्वारा प्रयोग की जाने वाली दवाइयां आसानी से किसी को भी बेहोश कर सकती थीं। किसी भी लड़की को सुबह तक याद नहीं रहता था कि उसके साथ रात को क्या हुआ था। इसके अलावा दवाएं उनके शरीर से जल्दी ही बाहर निकल जाती थीं, इसलिए डॉक्टर भी कभी इसका पता नहीं लगा पाते थे। साथ ही साथ वो रात को यौन संबंध बनाते वक्त वीडियो रिकॉर्ड करते थे, ताकि लड़कियों को धमकी देकर चुप करवाया जा सके। ऐसी लड़कियों के पास दो ही विकल्प बचते थे, या तो वो रेहान और प्रमोद की बात मान लें और एक सर्वेंट के रूप में उनकी सेवा करें, या फिर वे आत्महत्या करके अपना जीवन समाप्त कर लें। उनके पास इसके खिलाफ विद्रोह करने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि रंधावा परिवार और प्रमोद बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे। यदि वो किसी ऑफिसर को रिपोर्ट करती तो न केवल उनकी रेप्यूटेशन खतरे में पड़ जाती, बल्कि उनकी जान भी ली जा सकती थी। रेहान और प्रमोद ने यह हरकत कई सेलिब्रिटी फीमेल्स के साथ भी की थी, और वो उनका यूज एक खिलौने के तौर पर करते थे। हालांकि प्रमोद अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि उसने निशा की ड्रिंक में नशीला ड्रग मिलाया था। देखो, अभी मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है, लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा नहीं मिलेगी।
ध्रुव ने कुछ लोगों को इशारा करके निशा को होटल के ऊपर वाले कमरे में ले जाने के लिए कहा। लोग निशा को उठाकर कमरे के बाहर ले चले गए। अच्छा, अब समझ आया कि ध्रुव गिल ये सब क्यों कर रहा है। जिंदल फैमिली की एक वारिस तृप्ति जिंदल तो इसकी गर्लफ्रेंड है ही। शायद इसकी नजर अब दूसरी वारिस निशा जिंदल पर है। वो उसे भी अपने प्यार में फंसाकर जिंदल फैमिली का बिजनेस हड़पना चाहता है। क्या मस्त प्लान बनाया है ध्रुव भाई, मान गए कसम से। रेहान हंसने लगा। ध्रुव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ये भी समझ आ गया है कि तुमने आखिर निशा को ऊपर वाले कमरे में क्यों भेजा है। अब तुम उस कमरे में जाओगे और उसके साथ रात बिताओगे। अरे जाओ ध्रुव भाई, आज रात के लिए वो तुम्हारी है। जो मन करे करो, उसे अपना खिलौना समझो। ध्रुव को रेहान की सोच पर तरस आ रहा था। वो खुद की ही तरह दुनिया को भी चरित्रहीन समझता है। पहले तो ध्रुव ने रेहान की किसी भी बात पर रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जैसे ही रेहान ने निशा को खिलौना कहा, ध्रुव ने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। रूम के अंदर एक जोर की आवाज हुई। सभी लोग अपनी जगह पर जमे खड़े रहे। क्या गोली रेहान के आर पार हो चुकी थी? ध्रुव, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के दया की भीख मांगता हूँ। गोली की आवाज इतनी डरावनी थी कि वो लगातार रेहान के दिमाग में गूंजती रही। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। रेहान ने पहली बार सिर उठा के अपनी चारों तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी तक मरा क्यों नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या बंदूक में लगी गोली नहीं थी? पिस्टल से गोली निकलने के बाद ध्रुव ने तुरंत अपनी जेब से गोलियां निकाली और पिस्टल में भर ली। उसे ऐसा करते देख साफ साफ कहा जा सकता था कि वो एक पुराना खिलाड़ी है। अगर किसी दिन फिर से बहादुरी का नशा चढ़े तो मुझे प्रोवोक करके देख लेना। ध्रुव इतना कहकर रूम से बाहर निकल गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया था। रेहान ने 2 दिन लगा के ध्रुव को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन आखिरी नतीजा ये निकला कि रेहान अभी मरते मरते बचा था। रेहान ध्रुव को कमरे से बाहर निकलते देख रहा था। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। वो बहुत गुस्से में था, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। प्रमोद भी बेवकूफों की तरह जमीन पर बैठा रहा और पूरे समय बुरी तरह कांपता रहा। कुछ देर पहले का मंजर बहुत डरावना था। प्रमोद को भी डर लग रहा था कि कहीं ध्रुव उस पर पिस्टल न तान दे। जब ध्रुव ऊपर पहुंचा, तब भी उसके पूरे शरीर पर खून के धब्बे लगे हुए थे। निशा अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसने अनजाने में ध्रुव के कपड़े उतार दिए थे। इसलिए कमरे में आलीशान गद्दे पर निशा का खूबसूरत शरीर ही लेटा हुआ था। ध्रुव निशा की लॉन्ग लेग्स और कर्वी बॉडी पर फिदा हो गया था। वो इनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसका दिमाग चकराने सा लगा था। ध्रुव ने निशा को अपनी बाहों में लेकर उसे शॉल से ढक दिया, लेकिन निशा ने शॉल को लात मारकर दूर फेंक दिया और ध्रुव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। फिर उसने उसके गालों पर किस की। ध्रुव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वो पूरी तरह से हैरान रह गया। ये मत करो यार निशा, अगर तृप्ति को पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेगी कसम से। लेकिन निशा को बिल्कुल भी होश नहीं था। अगर वो पूरी तरह से होश में होती तो ऐसा ना करती। फिलहाल उसे एक मर्द के साथ की बहुत जरूरत थी। उसने ध्रुव को अपने पास खींचा और उसकी बॉडी पर किस करने लगी। ध्रुव ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन निशा ने उसकी बॉडी पर किस करना बंद नहीं किया। निशा के हाथ ध्रुव के शरीर को सहलाने लगे थे। जब ध्रुव से रहा नहीं गया तो उसने निशा को झटके से खुद से दूर कर दिया। दूसरी ओर होटल के नीचे वाले कमरे में रेहान फाइनली थोड़ा शांत हुआ था। तुमने लोगों को बुलाया कि नहीं? प्रमोद अभी तक बुरी तरह से डरा हुआ था। उसने थोड़ी देर पहले ध्रुव का जो रूप देखा था, उससे उसके मन में खौफ भर गया था। यार जरूरी है क्या लोगों को बुलाना? देखा नहीं था क्या कि थोड़ी देर पहले उसने हमारा क्या हाल कर दिया था? उसके साथ झगड़ा बढ़ाना मौत को दावत देने के जैसा है। जो हुआ उसे भूल जाते हैं। प्रमोद नहीं चाहता था कि ध्रुव से अब और कोई पंगा लिया जाए। अरे ये मौका हमें खुद ध्रुव ने दिया है, तो हम क्यों ना भुनाएं इसे। चलो कुछ बंदूकें लाके ध्रुव को स्वर्ग में भेज देते हैं। रेहान की आवाज में खनक वापस आ चुकी थी।
उसने फोन मिलाया और जल्दी ही पुलिस ड्रीम बार में दाखिल हुई। बार बिल्डिंग में लोग घबरा गए और उन्हें लगा कि पुलिस इलीगल एक्टिविटीज पकड़ने के लिए यहाँ आई है। जब पुलिस वाले दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो वो सीधे रेहान से मुखातिब हुए। आदित्य श्रीवास्तव पुलिस की टीम को लीड कर रहा था। आपसे मिलकर अच्छा लगा रंधावा साहब। आदित्य ने रेहान के सामने सिर झुका दिया। रेहान को पता था कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है। उसे डर था कि ध्रुव बिल्डिंग से बाहर ना भाग जाए। उसने प्रमोद को आदित्य से बात करने के लिए इशारा दिया। वो अभी ऊपर वाले कमरे में है। सभी इमरजेंसी एग्जिट्स, नीचे के एंट्रेंस गेट्स और अंडरग्राउंड पार्किंग को सील कर दो। क्या हमारा देश ऐसे अमीर युवाओं को बर्दाश्त कर सकता है जो खुलेआम किसी की कनपट्टी पर पिस्टल रख देते हैं? क्या इस देश में जस्टिस नाम की कोई चीज बची है? प्रमोद ने आदित्य को उसका फर्ज याद दिलाने की कोशिश की। हालांकि आदित्य प्रमोद की बात सुनकर इंस्पायर हो गया था, लेकिन प्रमोद फिर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। उसने एक और पासा फेंका। अब आदित्य जी, ये कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि आपने पूरी जिंदगी इस देश की सेवा करने में लगा दी, लेकिन इस देश ने आपको सही से रिवॉर्ड नहीं किया और अब तो आपकी उम्र भी हो गई है। इस उम्र में प्रमोशन की संभावना बहुत कम है। हालांकि अगर इस बार आपने ध्रुव जैसे एक गंभीर अपराधी को पकड़ लिया तो आपको निश्चित रूप से वो प्रमोशन मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। प्रमोद की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। अपनी मिलिट्री शील्ड्स के साथ तैयार हो जाओ। हमारा काम ही लोगों की रक्षा करना है, इसलिए इस समय हम डर नहीं सकते। चलो चल के ध्रुव को पकड़ते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि उसके पास भी एक बंदूक है। मैं नहीं चाहता कि उसकी बंदूक से हमारा एक भी जवान मारा जाए। चलो चल के उस ध्रुव को बताते हैं कि इस दुनिया में अभी भी कानून का ही राज चल रहा है। आदित्य अपनी टीम को मोटिवेट भी कर रहा था और उन्हें जरूरी इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा था। आदित्य के जज्बे को देखने के बाद रेहान और प्रमोद बहुत ही खुश हो रही थी। ये तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है। ध्रुव को तो ये कच्चा चबा जाएगा। प्रमोद भी रेहान की बात से पूरी तरह से सहमत था। आदित्य रिटायर होने से पहले एक प्रमोशन पाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे एक इनोसेंट आदमी की ही जान क्यों न लेनी पड़ी। और ये ध्रुव के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। तृप्ति, आके मुझे बचा लो प्लीज। मैं ड्रीम बार में आई हुई हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी है। तृप्ति ने अपने मोबाइल पर आया हुआ ये मैसेज पढ़ा तो उसकी सांसें तेज चलने लगी। ये मैसेज उसे उसकी बहन निशा ने भेजा था। मैसेज पढ़कर तृप्ति ड्रीम बार की तरफ भागी। ड्रीम बार के बाहर भीड़ जमा थी। आने जाने वाले लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, क्योंकि सभी को पता था कि पुलिस आ चुकी थी। इसलिए उनमें से किसी की भी ड्रीम बार के करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। तभी तृप्ति वहां पर पहुंच गई। तृप्ति एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उसके परिवार के लोग सख्त मिजाज के थे, इसलिए उसे नाइट क्लब्स और बार्स में जाना अलाउड नहीं था। लेकिन उसे यह अच्छी तरह से पता था कि अगर कोई ड्रिंक में नशीली दवा मिला दे तो क्या हो सकता है। ऐसा सोचकर ही वो बुरी तरह से घबरा गई और दौड़कर ड्रीम बार के अंदर गई। उसने रिसेप्शनिस्ट को निशा की फोटो दिखाई। ये लड़की यहाँ आई थी क्या? अगर हाँ तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये किस रूम में है? रिसेप्शनिस्ट ने निशा को देखते ही पहचान लिया। उसे पता था कि निशा को होटल के ऊपर वाले फ्लोर के कमरे में ले जाया गया था। मेरे साथ आओ। वो तृप्ति को लेकर रूम नंबर 1653 के बाहर पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने तृप्ति को इशारे से बता दिया था कि निशा रूम के अंदर है। तृप्ति ने दरवाजा नहीं खटखटाया। वो जानती थी कि इस समय दरवाजा खटखटाने का कोई फायदा नहीं है। दरवाजा खोलो। तृप्ति ने पलटकर रिसेप्शनिस्ट को ऑर्डर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने ना में अपना सिर हिला दिया। मैं ऐसे किसी के कहने पर दरवाजा नहीं खोल सकता। होटल के अपने कुछ नियम थे। अगर रिसेप्शनिस्ट लापरवाही से दरवाजा खोलता तो इससे उनके मेहमानों को परेशानी हो सकती थी। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है, इसीलिए अब दरवाजा खोल दो। तृप्ति की बात का रिसेप्शनिस्ट पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने बाहर से अपनी बहन को आवाज दी, लेकिन कमरे के अंदर से अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। अब तक तृप्ति बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। प्लीज दरवाजा खोल दो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी। तृप्ति की घबराहट देखकर रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर से बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। निशा। तृप्ति को पता था कि भले ही वो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी दरवाजा खुलते ही वो निडरता के साथ कमरे में घुस गई। दुष्ट कहेंगे, हट मेरी बहन के पास से। तृप्ति ने दहाड़ते हुए सामने बैठे आदमी को दूर धकेल दिया।
लेकिन अगले ही पल वो पूरी तरह से अवाक रह गई। उसके होंठ कांपने लगे और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। कमरे में निशा बिस्तर पर हुई थी और जो आदमी बिस्तर के पास कपड़े पहन रहा था वो था ध्रुव। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तृप्ति के होंठ कांपने लगे और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ध्रुव यहाँ क्या कर रहा था? वो ऐसा कैसे कर सकता था? इसी बीच ध्रुव भी स्टंट रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि तृप्ति यहाँ क्यों आई है। देखो तृप्ति, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम क्या, अगर कोई भी मुझे इस पोजीशन में देखता तो उसके दिमाग में भी यही आता। इसलिए मैं नहीं कह रहा कि तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात बिल्कुल ही अलग है। बेशक तृप्ति ध्रुव की बात सुनना चाहती थी। भले ही जिंदल परिवार का कोई भी शख्स ध्रुव पर विश्वास ना करे, पर फिर भी तृप्ति उसके पक्ष में खड़ी रहेगी। लेकिन बिस्तर पर लेटी हुई शख्स उसकी बहन थी। जब तृप्ति ने बिस्तर की तरफ देखा तो उसे चादर पर खून का धब्बा दिखाई दिया। तृप्ति फूट फूट कर रोने लगी और कमरे से बाहर भाग गई। तृप्ति, वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ध्रुव को समझ में नहीं आ रहा था कि वो तृप्ति को कैसे समझाए। हालांकि तृप्ति उसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, तृप्ति ने उसके चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। ध्रुव, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तृप्ति जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे। एक पल में उसका पूरा चेहरा आंसुओं से गीला हो गया। वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो जब निशा जग जाए तो उससे ही पूछ लेना। मैंने उसे ड्रीम बार में बुलाया ही नहीं था। मैं और मालिनी तो यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि हम बोर हो रहे थे। ध्रुव तृप्ति को समझा ही रहा था कि कोई दरवाजे पर आया। कदमों की आवाज तेज थी और कुछ लोग चीख भी रहे थे। जल्दी करो, जल्दी करो, सावधान रहना, टारगेट के हाथ में बंदूक है। कदमों की आवाज नजदीक आती जा रही थी और अगले ही पल लोग रूम के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। हाथ ऊपर करो। फिर सभी पुलिस वालों ने ध्रुव पर अपनी बंदूकें तान दी। क्या हो रहा है? होटल के बाहर तमाशबीन जमा हो चुके थे। मुझे पता नहीं यार, वैसे और क्या ही हो सकता है। पक्का कोई रिच किड ही होगा जिसने लड़कियों को खिलौना समझ रखा होगा। हो सकता है कि इस बार मामला ज्यादा ही गड़बड़ हो गया हो। वैसे ये तो इनका रोज का धंधा है। पहले ये गड़बड़ करेंगे, फिर इनके माँ बाप पैसे देके इन्हें बचा भी लेंगे। सच बात है, लेकिन आजकल इन्होंने लिमिट क्रॉस कर रखी है। लोगों की बातें सुनकर तृप्ति को और भी दुख हुआ। उसे ध्रुव के ऊपर गुस्सा भी आ रहा था। बाहर आओ। दरवाजे पर खड़े आदित्य ने ध्रुव पर अपनी बंदूक तान दी और तृप्ति की ओर हाथ हिलाकर उसे होटल से बाहर निकल जाने का इशारा कर दिया। ध्रुव आदित्य की नजर में एक किडनैपर था। वो नहीं चाहता था कि वो ध्रुव को संभलने का कोई मौका भी दे। उसे सक्सेसफुली ध्रुव को कैप्चर करके निशा को रेस्क्यू करना था ताकि उसे रिटायर होने से पहले एक प्रमोशन मिल सके। अगर तृप्ति ध्रुव के पास जाती तो संभावना थी कि ध्रुव उसे बंधक बना लेता क्योंकि उसके पास बंदूक थी। आदित्य ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता था। वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पुलिस वाला था। उसे पता था कि किडनैपर के हाथ में हॉस्टेज आने का मतलब क्या होता है। मैंने कहा जल्दी बाहर आओ। आदित्य ने देखा कि तृप्ति होटल से बाहर नहीं गई है, इसलिए उसने फिर से हाथ हिलाया। लेकिन तृप्ति फिर भी होटल के बाहर नहीं गई। उसने ध्रुव की ओर देखा। उसकी आंखों में नफरत थी, दर्द था और निराशा भी। लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि ध्रुव के साथ कुछ बुरा हो। तुमने मेरी बहन के साथ वो सब कब करना शुरू किया था? तृप्ति ध्रुव से पूछना चाहती थी, लेकिन ये क्वेश्चन उसके गले में ही अटक गया। वो इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकती थी। रेहान जल्द ही बाकी लोगों को लेकर आ गया। ओरिजिनली उसका प्लान ये था कि वो ध्रुव के वीडियो बनाकर उन्हें इंटरनेट पर डाल दे। ऐसा होने पर ध्रुव जनता के प्रकोप से नहीं बच पाएगा। उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाएगी। लेकिन रेहान को उम्मीद नहीं थी कि तृप्ति भी वहां होगी। ए लड़की, तुमको सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैंने बोला ना बाहर निकल जाओ। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आदित्य और उसकी टीम इस केस को बहुत सीरियसली ले रहे थे
उनके हिसाब से ध्रुव ने न केवल एक लड़की की ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिलाई थी, बल्कि उसने पिस्टल से एक इंसान को जान से मारने की भी कोशिश की थी, और वो पिस्टल अभी भी उसके पास ही थी। आदित्य किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहता था, इसी वजह से वो कोई एक्शन भी नहीं ले रहा था। ये देखकर प्रमोद और रेहान बहुत इरिटेट हो गए थे। प्रमोद आदित्य के पास जाकर उसके कान में कुछ कहने लगा। आदित्य, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा प्रमोशन इतना धीरे क्यों होता है? हो सकता है कि तुम्हारे काम करने का तरीका ही ऐसा हो, लेकिन तुम्हारे बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुम रिसोर्सेस का स्मार्टली यूज नहीं कर पाते हो। अगर ये आदमी यहाँ से भागने में कामयाब हो गया तो कल को कहीं और जाके अपनी बंदूक से लोगों का कत्ल करेगा। इसीलिए मेरी तुम्हें एडवाइस है कि थोड़े से ज्यादा डिसाइसिव हो जाओ। प्रमोद की बात सुन के आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन प्रमोद की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके अलावा पुलिस के आसपास कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। क्रिमिनल्स को सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं दे सकता है ना? प्रमोद आदित्य को हिंट दे रहा था। वो चाहता था कि आदित्य इसी वक्त ध्रुव को गोली मार दे, चाहे उधर से कोई रिटेलिएशन हो या ना हो। मौका देखकर रेहान ने भी आग में घी डाल ही दिया। देखो आदित्य, कुछ गड़बड़ भी हुई तो मैं तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दूंगा। रेहान ने आंखें झपकाई और सहमति में अपना सिर हिला दिया। रेहान न केवल आदित्य के पक्ष में गवाही देगा, वो आदित्य को बड़ी रकम भी दे सकता था, ताकि उसे जीवन भर अपने खर्चों के बारे में चिंता न करनी पड़ी। ध्रुव गिल, अब तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? अच्छा होगा अगर तुम खुद ही पालतू कुत्ते की तरह कमरे से बाहर निकल आओ। खुद सरेंडर कर दोगे तो तुम्हारी सजा शायद थोड़ी कम हो जाए। तृप्ति बहुत नर्वस हो गई थी। ध्रुव ने न केवल उसकी बहन के साथ गलत काम किया, बल्कि वो बंदूक लेकर होटल के कमरे में आया था। कि अचानक से ध्रुव को क्या हो गया था? तृप्ति के लिए तो इस ध्रुव को पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। तृप्ति झिझक रही थी कि उसे ध्रुव के पास जाना चाहिए या नहीं। तभी ध्रुव अचानक से जमीन पर बैठ गया। ध्रुव ने अपनी पीठ से बंदूक निकाली, उसे जमीन पर रखकर आदित्य की तरफ सरका दिया। फिर उसने अपने हाथ हवा में उठाए। रेहान और प्रमोद सन्न रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ऐसा कुछ करेगा। कुछ पलों पहले ध्रुव एक डरावना और दबंग आदमी लग रहा था, इतना खौफनाक कि वो किसी की भी जान ले सकता था। लेकिन वो अचानक से ऐसी भीगी बिल्ली कैसे बन गया था? उस पर उसका बंदूक छोड़ देना और भी बड़े सरप्राइज का कारण बन गया था। आदित्य धीरे से झुका और उसने जमीन पर पड़ी ध्रुव की बंदूक उठा ली। शुक्र है तुम अभी भी हमारी बात सुनने को तैयार हो। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी अच्छी मरम्मत होने वाली है, उसके लिए तैयार रखना अपने आप को। प्रमोद और रेहान एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी ध्रुव ने ऐसा कुछ कहा जिससे उसकी हंसी एकदम से बंद हो गई। लेकिन मैं पुलिस स्टेशन क्यों जाऊंगा? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है? ध्रुव की बात सुनकर सब हैरान रह गए। फिर रेहान को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है। इस बेचारे को बेसिक लॉ के बारे में भी पता नहीं है। शायद बचपन में इसके घर वालों ने इसे बताया नहीं कि बंदूक लेके लोगों को डराना अपराध है। तुम बेवकूफ हो क्या ध्रुव? तुम्हें सच में नहीं पता इस कानून के बारे में? रेहान को लग रहा था कि उसने ध्रुव को फाइनली सबक सिखा ही दिया है। वो ध्रुव ही था जिसको पुलिस का यूज करके लोगों को अरेस्ट करवाने में बहुत मजा आता था। अब वो ध्रुव को दिखाएगा कि आखिर एक क्रिमिनल को पुलिस से कैसे अरेस्ट कराया जाता है। अच्छी बात ये थी कि ध्रुव को बर्बाद करने के लिए रेहान को रंधावा परिवार द्वारा यूज किए जाने वाले इल्लीगल तरीके नहीं आजमाने पड़ेंगे। पुलिस और कानून मिलकर ही ध्रुव के पर कतर देंगे। काम भी हो जाएगा और रेहान के हाथ भी गंदे नहीं होंगे। आदित्य ने ध्रुव की बंदूक को देखना शुरू कर दिया। उसने बंदूक की सावधानी पूर्वक जांच की। उसने क्लिप खोलकर अंदर गोलियों की जांच की, लेकिन अगले ही पल आदित्य का चेहरा पीला पड़ गया था। तो क्या उनकी बात सही थी? प्रॉप गन साथ में लेके चलना क्राइम कब से हो गया? ध्रुव आदित्य को देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। अब रिटायर होने से पहले उसे एक प्रमोशन नहीं मिलेगा। क्या तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मेरे ऊपर बंदूक चलाई थी। मैंने अपने कानों से गोली की आवाज सुनी थी। रेहान को आदित्य की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। रेहान, तुम एक अडल्ट हो, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक प्रॉप गन ने सच में तुम्हें इतना डरा दिया। कितनी शर्म की बात है। बंदूक की जांच करने के बाद आदित्य पीछे मुड़ा और रेहान से बोला, ये सच बोल रहा है। ये केवल एक प्रॉप गन है और ये सेमी ऑटोमेटिक शॉटगन का एक क्लासिक मॉडल है। मैंने अपने बेटे के लिए भी ऐसा ही एक कलेक्शन खरीदा है और इसमें लगी गोलियां भी नकली हैं।
साथ ही इस प्रॉप गन की खासियत ये है कि ये बहुत तेज आवाज कर सकती है। रेहान को ये सोचकर शर्म आ रही थी कि एक प्रॉप गन की गोली की आवाज से उसने पैंट में पेशाब कर दिया था। हालांकि अभी भी वो गिव अप करने के मूड में नहीं था। ठीक है, अगर ये गन फेक भी है तो क्या हुआ, लेकिन इसने लड़की को नशीली दवा तो दी ही है ना, उसके लिए इसे अरेस्ट करो। रेहान ने उम्मीद भरी नजरों से आदित्य की तरफ देखा। ध्रुव ध्यान से दोनों को देख रहा था। क्या ध्रुव अरेस्ट होगा? माना कि जो गन इसके पास थी वो एक प्रॉप गन थी, लेकिन इससे उसके दूसरे पाप थोड़े ना धुल जाएंगे। इसने एक लड़की के साथ इतनी भद्दी हरकत की है कि उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। प्रमोद ने आदित्य को कॉर्नर करने की कोशिश की ताकि वो ध्रुव को अरेस्ट करे, लेकिन आदित्य के पास ध्रुव को अरेस्ट करने का कोई बेसिस ही नहीं था। ना तो किसी ने ध्रुव के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी और ना ही उसके पास ऐसा कुछ मिला था जिससे साबित हो सके कि उसने निशा को नशीली दवाएं दी थी। आदित्य ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वो ध्रुव को अरेस्ट नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसे इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ध्रुव वकील हायर करके आदित्य पर केस भी ठोक सकता था। ध्रुव रेहान और प्रमोद की डेस्परेशन देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रेहान और प्रमोद को समझ आ गया था कि घी सीधी उंगली से निकलने वाला नहीं है। रेहान ने प्रमोद को आंख मारी। प्लान बी पर स्विच करने का समय आ गया था। अभी भी होटल रूम के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग मौजूद थे। प्रमोद ने उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया। अब देखिए, इस शहर की पुलिस तो निकम्मी हो गई है। अगर ये क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करते तो एक अच्छे सिटीजन होने के नाते हम लोगों को चीजें अपने हाथ में लेनी होंगी। क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं कि एक दरिंदा दिल्ली की सड़कों पर आजाद घूमता रहे? प्रमोद की बातों का असर लोगों पर हो रहा था। उसकी बात सुनकर ध्रुव के कान खड़े हो गए। रेहान के चेहरे पर एक प्राउड स्माइल थी। आखिर प्रमोद करना क्या चाह रहा था? होटल के अंदर टेम्परेचर बढ़ने लगा था। सब इस बढ़ते हुए टेम्परेचर को फील कर सकते थे। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोग प्रमोद की बात से सहमत थे। वो नहीं चाहते थे कि कोई दरिंदा दिल्ली की सड़कों पर घूमता रहे। आप सबके घर में बहन बेटियां होंगी, मेरे घर में भी हैं। जब तक ये ध्रुव गिल जैसे लोग बाहर घूम रहे हैं तब तक आपके परिवार के लोग सेफ नहीं हैं। अगर इसके खिलाफ सबूत नहीं है तो क्या इसे छोड़ दिया जाना चाहिए? नहीं। आदित्य प्रमोद की चाल को अच्छे से समझ गया था। उसने अपने लंबे पुलिसिंग करियर में ऐसी कई सिचुएशंस का सामना किया था। रूम का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका था कि वहां कभी भी आग लग सकती थी, लेकिन प्रमोद पानी डालने के लिए तैयार नहीं था। अब जब कानून हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या ही कर सकते हैं? हमें मजबूरन कानून हाथ में ले इस दरिंदे ध्रुव गिल को सजा देनी पड़ेगी। प्रमोद ने अपने मंसूबे साफ कर दिए थे। लोग ध्रुव को देखकर हूटिंग करने लगे। ध्रुव ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आदित्य को समझ आ गया था कि अगर ध्रुव को लोगों के बीच छोड़ दिया गया तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं ध्रुव को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ। आदित्य की बात सुनकर ध्रुव चौंक गया। आखिर आदित्य ध्रुव को किस बात के लिए अरेस्ट करने वाला था? मैंने कोई गलती नहीं की है, न ही तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत है। मैं कहीं नहीं जाने वाला। आदित्य ने ध्रुव की बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। वो हथकड़ी लेकर ध्रुव के पास पहुंच गया। इसे प्रिवेंटिव अरेस्ट कहते हैं सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ रहने से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है और आपकी खुद की जान पे भी खतरा हो सकता है। इसलिए मुझे आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले ही चलना होगा ताकि आप भी सेफ रहें और यहाँ के लोग भी। आदित्य ने ये कहकर ध्रुव को हथकड़ी पहना दी। वो उसे भीड़ के बीच से होता हुआ वहां से ले गया। लोग अभी भी ध्रुव को हूट कर रहे थे। रेहान प्रमोद को देखकर मुस्कुरा दिया। वो प्रमोद का प्लान समझ गया था। उसने पब्लिक प्रेशर डलवाकर आदित्य को ध्रुव को अरेस्ट करने के लिए मजबूर किया था। मान गए गुरु तुम्हें भी। रेहान और प्रमोद ने तृप्ति की तरफ देखा, जो अभी भी अपनी बहन को घेर कर खड़ी हुई थी। वो चलकर तृप्ति के पास गए। तृप्ति उनके सामने जाकर खड़ी हो गई ताकि वो उसकी बहन के आसपास भी न जा सके। अरे डरो मत, हम तुम्हारी बहन को हार्म करने नहीं आए हैं। हम बस इतना बताने आए हैं कि हम जिंदल फैमिली को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। इस ध्रुव ने तुम्हारी बहन के साथ जो किया है ना,
उसकी उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। रेहान ने तृप्ति के कंधों पर हाथ रखा। तृप्ति ने उसका हाथ झटक दिया। रेहान और प्रमोद मुस्कुराते हुए होटल रूम से बाहर निकल गए। देख रहे थे कि इस तरह से करंट मार रही थी तृप्ति। कहीं इसकी बहन ने भी हमारा साथ ना दिया तो? वो ये भी तो बोल सकती है कि तुमने उसके ड्रिंक में नशीली दवा मिला के उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। रेहान की बात से चिंता साफ झलक रही थी। उसकी चिंता जायज भी थी। अगर निशा ने प्रमोद का नाम लिया तो ध्रुव को अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। ध्रुव को तुरंत छोड़ दिया जाएगा। प्रमोद रेहान को देखकर मुस्कुरा रहा था। रेहान समझ गया था कि प्रमोद के दिमाग में कुछ चल रहा है। प्रमोद ने अपनी अथॉरिटी का यूज करके पूरा बैकग्राउंड सर्च कर लिया था। तुम्हें पता भी है जिंदल परिवार के साथ क्या हो रहा है? बिना जस्सी परिवार की मदद के वो लोग बहुत कमजोर हो जाएंगे। निशा अपने परिवार को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो खुद को प्रूव करने के लिए डेस्परेट भी है, क्योंकि वो घर की बड़ी बेटी है। यार तुम थोड़ा दिमाग लगा के ये सोचो कि निशा जैसी ए सोशल लड़की रात को बार में क्यों आएगी, और वो भी अकेले? वो अपनी मर्जी से आई थी या फिर भेजी गई थी? इन सारे फैक्टर्स को सामने रख के सोचोगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। प्रमोद ने रेहान को जो हिंट्स दिए थे वो रेहान के लिए काफी थे। हालांकि प्रमोद इस बात से दुखी था कि वो निशा के साथ कुछ नहीं कर पाया था। अगर ध्रुव वहां थोड़ा सा लेट पहुंचता तो उसने पक्का अपना इरादा पूरा कर लिया होता, और इस हालत में निशा उसका विरोध भी नहीं कर पाती। प्रमोद इसको लेके ध्रुव के ऊपर गुस्सा था। तुम ब्रिलियंट हो प्रमोद। मुझे तुम्हारा प्लान थोड़ा थोड़ा तो समझ आ ही रहा है। चलो आगे देखते हैं कि तुम क्या क्या करते हो। रेहान ने प्रमोद की पीठ थपथपा दी। आखिर क्या था प्रमोद का प्लान? ध्रुव गिल, तुम्हारा कयामत का दिन बिल्कुल नजदीक आ चुका है। प्रमोद और रेहान पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। ध्रुव वहां पर पहले से ही मौजूद था। कुछ देर में तृप्ति भी निशा के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गई। निशा? जब ध्रुव ने तृप्ति और निशा को पुलिस स्टेशन में एंटर करते हुए देखा तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। हालांकि ध्रुव की नजर में निशा एक समझदार लड़की थी। वो झूठ नहीं बोलेगी और निश्चित रूप से उसकी गवाही ध्रुव को निर्दोष साबित कर देगी। हालांकि ऐसा सोचते वक्त ध्रुव ने एक चीज को नजरअंदाज कर दिया था। निशा ध्रुव से बहुत दुखी थी क्योंकि उसने तृप्ति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उस दिन जब निशा पुलिस स्टेशन के अंदर आई तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और ही इंसान है। ध्रुव के सामने पहुंचते ही निशा अपना आपा खो बैठी और जोर से चीखने लगी। ध्रुव, जिंदल परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने तृप्ति के साथ जो किया सो किया, लेकिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये सुनकर रेहान ने प्रमोद को शाबाशी दी। शानदार। प्रमोद ने जो किया वो सचमुच तारीफ के काबिल था। ध्रुव गिल, तुम्हें अब भी अपने बचाव में कुछ कहना है? रेहान ने अचानक पूछा और निशा की ओर देखकर मुस्कुराया। ध्रुव की आंखें एक पल के लिए थम गईं और उसे तुरंत ही सब कुछ समझ आ गया। निशा उसे फंसाना चाह रही थी। ध्रुव को ये तो समझ आ रहा था कि निशा की ड्रिंक्स में नशीली दवाएं मिला दी गई थी और वो बेहोश सी हो गई थी, लेकिन उसे ये तो याद रहना चाहिए था ना कि उसने किसके साथ सेक्स किया था, या नहीं? ध्रुव ने निशा की ओर देखा। निशा ठुड्डी झुकाकर नीचे की ओर देख रही थी। ध्रुव को समझ में आ गया था कि निशा झूठ बोलने में माहिर नहीं है। तुम मुझे क्यों फंसा रही हो? ध्रुव की आवाज में गुस्सा था। उसने निशा की तरफ घूर कर देखा। आज से पहले तक ध्रुव समझता रहा था कि निशा एक अच्छी इंसान है। निशा ने उस पर हमेशा अच्छा ही प्रभाव डाला था। कुछ दिन पहले वो होटल में निशा से मिला था तो ध्रुव ने न केवल तृप्ति के साथ अपनी दोस्ती की वजह से उसकी मदद की, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि निशा सच में केपेबल थी। ध्रुव को लगा था कि निशा उसके जैसी ही है। हालांकि उनके बीच एक परिवार था, फिर भी उन्हें अभी भी एक लंबा सफर तय करना था और इस सफर को पार करने के लिए वो एक दूसरे का सहारा बन सकते थे। निशा ने अपना सिर उठाकर ध्रुव की ओर देखा। गला साफ कर कर उसने बोलना शुरू किया। मैंने तुम्हें फंसाया है ध्रुव। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। आखिर तुम एक आदमी हो। तुमने जो किया है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। निशा इसके बाद तृप्ति की ओर मुड़ी, जो उसकी बगल में ही खड़ी थी। चलो तृप्ति, मुझे यकीन है कि उसके जैसे दुष्ट को कानून जरूर सजा देगा।
निशा की आवाज से साफ था कि ध्रुव को फंसाने का गिल्ट उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वो तृप्ति के साथ तुरंत ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। बाहर पहुंचते ही उसने फोन निकाला और किसी को एक शॉर्ट मैसेज भेजा। ये मैसेज आमोद को किया गया था। आमोद शर्मा परिवार का हिस्सा था। वो प्रमोद का बड़ा भाई था। रंधावा फैमिली को जो सपोर्ट दिया गया था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आमोद ने ही निभाई थी। पूरी दिल्ली में किसी को भी उनसे ताकतवर बनने की इजाजत नहीं थी, यहां तक कि गिल परिवार के बटलों को भी नहीं। कि उसने शर्मा परिवार को दिल्ली की 4 मेन फैमिलीज का मुखिया बना दिया था। उसकी जेनरेशन में तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे हरा सके। आमोद और निशा कॉलेज में क्लासमेट्स थे। वो बहुत दिनों बाद ड्रीम बार में दोबारा से मिले थे। उससे मिलकर निशा को लगा था जैसे जिंदल परिवार का भाग्य बदलने में आमोद निशा की मदद कर सकता है। तभी तो ध्रुव को फंसाने में उसकी मदद करने के लिए वो राजी हो गई थी। तृप्ति चाहे इस बारे में कितना भी क्यों ना सोचे, उसे कभी अंदाजा नहीं होगा कि ध्रुव को फंसाने वाला इंसान और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन थी। साथ ही साथ उसकी बहन ही थी जो कभी हार नहीं मानती थी और इतने बुरे समय में भी जिंदल फैमिली को दोबारा से खड़ा करने के लिए कोशिश कर रही थी। ध्रुव निशा को तब तक घूरता रहा जब तक वो उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद वो आदित्य की तरफ मुड़ा। मैं चाहता हूं कि आप होटल की सीसीटीवी फुटेज देखें। आपको साफ साफ समझ आ जाएगा कि निशा के साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश आखिर किसने की थी। रेहान और प्रमोद को पता था कि ध्रुव की बात में दम था। सीसीटीवी फुटेज देखते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला था, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों का इंतजाम कर रखा था। आदित्य ने होटल के मैनेजर को फोन लगाया। मुझे आज के दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मैं अपने कुछ कांस्टेबल्स को भेज रहा हूं, तुम पूरी फुटेज उन्हें हैंड ओवर कर देना, ठीक है? आदित्य ने होटल के मैनेजर को फोन लगाया। आदित्य को पता था कि होटल का मैनेजर आखिर क्या जवाब देने वाला था, फिर भी उसने मैनेजर की बात ध्यान से सुनने का नाटक किया। उसने फोन लाउड स्पीकर पर डाल दिया ताकि ध्रुव भी मैनेजर की बात सुन सके। अरे सर, हमारे पास कोई फुटेज होगी तब तो देंगे ना हम। हमें क्या पता था कि हमारे होटल में क्राइम उसी दिन होगा जिस दिन हमने अपने सीसीटीवी कैमरास को सर्विसिंग के लिए भेजा था। मुझे माफ कर दीजिए सर। वैसे मैं एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ और मैं पुलिस की मदद भी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हैं। होटल मैनेजर ने ये कहकर फोन काट दिया। तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ समझा है क्या? तुम सब मिले हुए हो। मुझे पता है कि तुमने ये सब पहले से ही प्लान किया हुआ था, लेकिन याद रखना कि झूठ के पैर नहीं होते हैं। तुम लोग ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाओगे। तुम सच में घमंडी हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक मजबूत होने का दिखावा कर सकते हो। रेहान जोर से हंसा क्योंकि वो जानता था कि ध्रुव के पास स्थिति को पलटने का और कोई मौका नहीं है। ध्रुव को पता ही नहीं था कि उस दिन जेल में उसकी मौत होनी तय थी। रुको। हालांकि जैसे ही ध्रुव को जेल ले जाया जाने वाला था, एक पुलिस अधिकारी तेजी से वहां आया और ध्रुव के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। कौन था ये ऑफिसर और उसने रुकने के लिए क्यों कहा था?